व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं परांग अग्रवाल। और आज मैं आपको करवाने वाला हूं क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो हम इस चैप्टर में कई चीजें पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ेंगे जैसे कि कैसे एनिमल्स न्यूट्रिशन को गेन करते हैं, किस तरीके से एनिमल्स फूड्स को डाइजेस्ट करते हैं, किस तरीके से एनिमल्स का डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क करता है, और किस तरीके से एनिमल्स एक्सक्रीशन के प्रोसेस करते हैं। और हम कुछ माइक्रो ऑर्गन्स के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं हमारा चैप्टर इसी शुरुआत के साथ। और फर्स्ट अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए, you have learned in chapter 1 that plants can prepare their own food by the process of photosynthesis but animals cannot। तो आपने चैप्टर 1 में पढ़ रखा है कि प्लांट्स जो हैं वो अपना फूड खुद बना सकते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है। बट एनिमल्स कैन नॉट, एनिमल्स नहीं बना सकते। एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स either directly by eating plants or indirectly by eating animals that eat plants। एनिमल्स को अपना फूड कैसे मिलता है? एनिमल्स को अपना फूड प्लांट से मिलता है। या तो वो प्लांट्स को डायरेक्टली खाते हैं, या फिर वो उन एनिमल्स को खाते हैं जो खुद प्लांट्स को खाते हैं। सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, और कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं। रिकॉल दैट ऑल ऑर्गेन्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस रिक्वायर food for growth, repair, and एक मिनट, हाँ, recall that all organisms including humans require food for growth, repair and functioning of the body। तो अगर आपको याद आ रहा होगा, तो अगर आप याद करने की कोशिश करेंगे तो आपको याद आएगा कि आपने पढ़ रखा है कि ह्यूमंस को फूड की रिक्वायरमेंट होती है ग्रोथ के लिए भी, रिपेयर के लिए भी, और फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी के लिए भी। ठीक है, animal nutrition includes nutrition requirement and mode of intake of food and just utilization in the body। तो एनिमल न्यूट्रिशन में क्या क्या इंक्लूडेड होता है? एनिमल न्यूट्रिशन का मतलब है कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट, मतलब जिसमें न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही हो, मोड ऑफ इंटेक ऑफ फूड हो, किसी तरीके से फूड को लिया जा रहा हो और उसकी यूटिलाइजेशन हो रही हो। ठीक है, तो वो किस सब का पार्ट है? एनिमल न्यूट्रिशन का। किसका पार्ट है? एनिमल न्यूट्रिशन। ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट डज एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड? ठीक है, you have studied in class 6 that food consists of many components। Try to recall and list them below। तो आपने क्लास 6 में पढ़ रखा है कि फूड्स में कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं। कैसे कंपोनेंट्स होते हैं? कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं। तो अब आप उन्हें याद करने की कोशिश कीजिए और उन्हें इस लिस्ट में लिख दीजिए। The components of food, such as carbohydrates, are complex substances, and these complex substances cannot be utilized as such। तो अब ये components of food होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हमारा components of food है, ये complex substances होते हैं। ठीक है, और ये complex substances इस वे में यूटिलाइज नहीं हो सकते। ऐसा नहीं है कि आप कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को खा लेंगे तो आपको वो यूटिलाइज हो जाएंगे, वो आपको डाइजेस्ट ही नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें आपको सबसे पहले सिंपल न्यूट्रिशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। तो इसलिए उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में सिंपलर सब्सटेंसेस में बांट दिया जाता है। ठीक है, द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। तो इसी प्रोसेस को हम डाइजेशन कहते हैं, जब हम किसी फूड के कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को किस में कन्वर्ट करते हैं? सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं। किस में कन्वर्ट करते हैं? सिंपलर सब्सटेंसेस में कवर करते हैं। ठीक है, ये आपको इम्पोर्टेंट है, इसे नोट कीजिए। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन के आ सकता है कि व्हाट इज डाइजेशन की प्रोसेस, व्हाट यू मीन बाय द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। ठीक है, और देखिए आपको यहाँ एक डायग्राम भी दिया है जिसमें आपको बताया गया है कि देखिए कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस तो ऐसे होते हैं बिल्कुल सीधे सीधे, और जब वो सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट होते हैं तो वो एक से डाउन ब्रेक डाउन हो जाते हैं, कि ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। अभी तक से सारे जुड़े हुए थे, अब ये ब्रेक डाउन हो गए। ठीक है, ये पूरी आपकी प्रोसेस ही है, डेफिनेशन ही, तो आप इसे अंडरलाइन कर लीजिए या फिर इन्हें कहीं नोट कर लीजिए।
अब है हमारे पास अगला टॉपिक, टॉपिक 2.1, डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। तो अब हम इसमें पढ़ेंगे कि अलग अलग क्या तरीके हैं जिसमें एनिमल्स फूड को लेते हैं। ठीक है, द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिम्स। तो हर ऑर्गेनिम्स का जो मोड होता है, जिस तरीके से वो खाना लेता है, जिस तरीके से वो खाने को डाइजेस्ट करता है, वो हर ऑर्गेनिम्स में वेरी करता है। अगर आप किसी जानवर को देखेंगे तो वो किसी और तरीके से फूड को डाइजेस्ट करेगा, और अगर आप ह्यूमन बींग्स के बारे में देखेंगे तो हम किसी और तरीके से फूड को डाइजेस्ट करते हैं। मतलब बहुत ज्यादा अंतर होता है, ज्यादा तो भी नहीं होता, लेकिन थो कहीं ना कहीं अंतर होता है कि उनमें, जैसे काऊ में होता है, काऊ में कई चीजें होती है, काऊ में एक रमिन होता है, ऐसी कई चीजें काऊ में भी पाई जाती हैं। ठीक है, बीज एंड ह्यूमन hummingbirds suck the nectar of plants, infants of humans and many other animals feeds on mother milk। ठीक है, तो अब जैसे कि बीज की बात करें, हम हमिंग बर्ड्स की बात करें, तो ये क्या करती है, नेक्टर पे जीती है, प्लांट्स का नेक्टर सक करती है। और या फिर ह्यूमन बींग्स, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, और कई ऐसी ही अदर एनिमल्स जो होते हैं, उन्हें मदर अपने मिल्क पे जिंदा रखती है, उन्हें उनकी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट फुलफिल करती है। स्नेक्स लाइक पाइथन शैलो द एनिमल्स दे प्रे अपॉन। स्नेक जैसे कि पाइथन हो गया, वो उन एनिमल्स को खाता है जो वो उन एनिमल से न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट पूरी करता है जिन्हें वो खाता है, जिनका वो शिकार करता है। सम aquatic animals filter tiny food particles floating near me and feed them upon them। ठीक है, तो कुछ एक्वेटिक एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो फूड, टीनी टीनी फूड पार्टिकल्स को पानी में से अलग करके फिल्टर करके जो आसपास पानी में तैर रहे होते हैं उन्हें भी खा लेते हैं। ठीक है, अब आपके पास एक्टिविटी 2.1। ठीक है, व्हाट इज द टाइप ऑफ फूड एंड मोड ऑफ फीडिंग ऑफ द फूडिंग एनिमल्स। अब आपने नीचे देखिए, आपको यहाँ पे कुछ एनिमल्स दिए हैं टेबल 2.1 में। अब ये कह रहा है कि इन सब एनिमल्स का मोड ऑफ फूड क्या है, ये किस तरीके से, पहली बात तो किस टाइप का फूड खाते हैं, और जिस टाइप का भी खाते हैं फिर उसे पचाते कैसे हैं, किस तरीके से पचाते हैं। तो राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन द गिवन टेबल। अब अपनी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से उन्हें इस टेबल में लिख दीजिए। यू मे फाइंड द लिस्ट ऑफ द मोड्स ऑफ फीडिंग गिवन बिलो द टेबल हेल्पफुल। फिर आप देखेंगे कि आपको ये जो मोड्स के बारे में दिया गया है टेबल, ये आपको बाद में चल के हेल्पफुल लगेगा। ठीक है, ये जो आपको यहाँ पे ये दिए गए हैं ना हेल्प बॉक्स, ये आपको इन्हें फिल करने में हेल्प करेगा, तो आपको इन्हें फिल करना है, ये आपको होमवर्क है, तो ये मैं नहीं करवाऊंगा। चलिए, पहले हम अमेजिंग फैक्ट को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, अमेजिंग फैक्ट है यहाँ पे। चलिए, starfish feeds on animals covered by hard shells on calcium carbonate of calcium carbonate। तो स्टारफिश एक एनिमल, एक टाइप का एक्वेटिक एनिमल है जो पानी में पाया जाता है, आपको ज्यादातर समुद्र वगैरह में ही मिलेगा, सी में मिलता है। तो ये उन एनिमल्स को खाता है जो मतलब ये उन एनिमल्स को, मतलब एक टाइप का ये एक ऑर्गेनिज्म है जो एनिमल्स को खाता है। और ये हार्ड शेल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट से कब रहता है, आप ये देखिए जो आपको ब्लू ब्लू दिख रहा है, ये एक शेल है, मतलब एक शेल के अंदर रहता है, ये शेल नहीं है। लेकिन ये जो पूरा ऑर्गेन्स है ये एक शेल के अंदर बंद रहता है आराम से, वहीं पे बैठता है, वहीं पे जो भी इसे काम करना होता है वहीं पे करता है। और ये ऐसा ऑर्गेन्स होता है, ये एक हार्ड शेल, मतलब एक मोटे से शेल के अंदर होता है जो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। आफ्टर ओपनिंग द शेल, द स्टारफिश पॉप्स आउट इट्स माउथ, its stomach through his mouth to eat the soft animal inside the shell। फिर ये क्या करता है, जब इसे भूख लग रही होती है तो ये शेल को ओपन करता है। फिर स्टारफिश जो होती है, ये जो स्टारफिश होती है, ये अपना स्टोमक बाहर निकालती है। ये देखने आप बीच वाला पार्ट, इससे इसका स्टोमक बाहर आता है। स्टोमक के अंदर से इसका माउथ निकलता है, और माउथ उस शैल में जो भी सॉफ्ट एनिमल होता है उसे खा लेता है। फिर जो माउथ होता है वो फिर से स्टोमक के अंदर जाता है, और स्टोमक फिर से बॉडी के अंदर चलाता है, और फूड डाइजेस्टिव जूसेस की मदद से थोड़ी देर बाद डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए, अब हमारे पास अगला टॉपिक 2.2, डाइजेशन इन ह्यूमंस। तो अब हम पढ़ेंगे कि ह्यूमन बॉडी में डाइजेशन कैसे होता है। सो वी टेक इट फूड थ्रू द माउथ, डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट। अब हम क्या करते हैं,
हम पहले फूड को लेते हैं माउथ से, फिर उसे डाइजेस्ट करते हैं, फिर उसे यूटिलाइज कर लेते हैं, है ना। द अनयूज्ड पार्ट ऑफ द फूड आर डेफिकेटेड, और जो अनयूज्ड पार्ट होता है वो हम वेस्ट फॉर्म में निकाल देते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट हैपेंस द फूड इनसाइड द बॉडी? अब आपने कभी सोचा है कि हमारी बॉडी के अंदर इस फूड का होता क्या है? द फूड passes through a continuous canal which begins at the buccal cavity and ends at the anus. अब ये जो हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ये आपके माउथ से ही शुरू हो जाता है। कहाँ से शुरू हो जाता है? माउथ से ही शुरू हो जाता है। अब आप क्या करते हैं? आप सबसे पहले फूड को इनटेक करते हैं अपने माउथ से। इसे हम कहते हैं, ये जो पूरा पार्ट होता है ना आपके माउथ का पूरा ऊपर से नीचे तक का, इसे हम बकल कैविटी कहते हैं। इससे फूड ऑइसोफेगस से होता हुआ आपका स्टोमक, लीवर, पैनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में होता हुआ फिर लास्ट में रेक्टम और एनस तक पहुंचता है, जहां पे जो वेस्ट फूड होता है वो आपका वेस्ट फॉर्म में बाहर आ जाता है। और जो आपके बाकी का जो आपका यूज पार्ट था वो आपका न्यूट्रिशन के फॉर्म में पूरी बॉडी में यूटिलाइज हो जाता है, और आपकी सारी नर्व से वो आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन ट्रांसफर हो जाते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने यही कहा कि जो फूड पासेज होता है, द फूड पासेज थ्रू कंटिन्यूस कैनल, एक कंटिन्यूस फॉर्म में कैनल होता है ये, जो चलता रहता है और बगल कैविटी से शुरू होता है और एनस पेंट होता है। ये आपकी होती है बगल कैविटी। क्या होती है? आपके बकल कैविटी, यहाँ से आपका फूड शुरू होगा और यहाँ पे आके एनस पर बेस फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, जो आपका बेस पार्ट होगा। ठीक है। सो द कैनल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट्स। तब आप कैनल को कई सारे कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास बकल कैविटी होता है, फूड पाइप होता है। सबसे पहले वो बगल कैविटी में जाता है आपका फूड, फिर फूड पाइप में जाता है, फिर स्टोमक में जाता है, यह होता है आपका स्टोमक, फिर आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, यहाँ से होता हुआ सीधी यहाँ पे जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, और फिर लार्ज इंटेस्टाइन में यहाँ से देखिए आप, ऐसा करके हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ी होती है, फिर यहाँ पे जाएगा, फिर रेक्टम पे जाएगा, और रेक्टम से सीधे एनस से होता हुआ जो बेस पार्ट होगा वो बाहर निकल जाता है। ठीक है। एंडिंग इन द रेक्टम एंड द एनस, फिर लास्ट में एंड होता हुआ रेक्टम और एनस में। ठीक है। ये आपका पूरा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, तो इसे नोट जरूर कर लीजिएगा, अंडरलाइन जरूर कर लीजिएगा। इट इज नॉट ए वेरी लॉन्ग पाथ, लेकिन बात यह है कि इतना बड़ा पाथ नहीं होता कि हम बहुत ही बड़ा समझ रहे हो। दीज पार्ट्स टुगेदर फॉर्म द एलिमेंट्री कैनल, लेकिन ये सारे पार्ट एक साथ मिलकर ही एक एलिमेंट्री कैनल बनाते हैं, जिसे हम अलग से डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी बोलते हैं। क्या कहते हैं? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ठीक है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है कि हम इन सारे पार्ट्स को, जब भी पार्ट्स एक साथ जुड़ जाते हैं, टुगेदर हो जाते हैं, एक साथ टुगेदर फॉर्म दे टुगेदर फॉर्म एलिमेंट्री कैनल, जिसे हम क्या कहते हैं? ऑल्सो नोन एज डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। द फूड components gradually gets digested as food travels through the various compartments, और ऐसे ही फूड का कंपोनेंट्स होते हैं वो डाइजेस्ट हो जाते हैं, जिस तरीके से धीरे करके फूड इन वेरियस कंपार्टमेंट्स होता है वो आगे बढ़ता है। ठीक है। एंड the inner walls of the stomach and the small intestine and various glands associated with the canal, such as salivary glands और the liver and the pancreas secrete digestive juices। अब ये जो आपकी इनर वॉल्स होती हैं, क्या होती है इनकी? इनकी जो इनर वॉल्स होती हैं स्टोमक की, स्मॉल इंटेस्टाइन की, और कुछ और ऐसे ग्लैंड जैसे कि जो इन कैंसर से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि आपके सेलिवरी ग्लैंड्स हो गए, लीवर हो गया, पैनक्रियाज हो गई। आप देख लेंगे आपके सेलिवरी ग्लैंड्स हैं, या आपके ये वाला पार्ट पैनक्रियाज होता है। तो ये सब जो पार्ट्स होते हैं, लीवर ये होता है, ये भी एक टाइप का जूस सेक्रेट करता है, आगे पढ़ेंगे आप इस चैप्टर में। तो ये सब क्या करते हैं? ये डाइजेस्टिव जूसेस को सेक्रेट करते हैं, मतलब डाइजेस्टिव जूसेस को बनाते हैं। ठीक है। द डाइजेस्टिव जूसेस कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर वंस, और ये जो आपके डाइजेस्टिव जूस होते हैं सब्सटेंस, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ऑफ फूड को सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देते हैं, सिंपल सब्सटेंस ऑफ फूड में कन्वर्ट कर देते हैं। मैंने आपको बताया था अभी कि हम फूड को ओनली सिंपलर सब्सटेंसेस में ही डाइजेस्ट कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस में नहीं कर सकते। ठीक है। The digestive tract and the associated glands together constitute the digestive system.
और अभी तक तो आपने ये पढ़ा है, इसे हम एलिमेंट्री कहना करते हैं, जिसमें ओनली बकल कैविटी, फूड पाइप, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस कवर होते हैं। इन्हें तो हम एलिमेंट्री कैनल या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कहते हैं। लेकिन जब इसमें ये सारे ग्लैंड्स भी जुड़ जाते हैं, जैसे कि इसमें हमारा लीवर भी जुड़ गया, हमारा गॉल ब्लैडर भी जुड़ गया, हमारा पैनक्रियाज भी जुड़ गया, जब हमारे सेलिवरी ग्लैंड्स भी जुड़ गए, और पैकस वगैरह हर चीज होती है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट वाले भी होते हैं, तो तब इन्हें हम क्या कहते हैं, तब इन्हें हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। जब सारी चीजें इसमें इंक्लूड हो जाती हैं, तब हम इस पूरी चीज प्रोसेस को डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, पूरे पार्ट को डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। तो आपको यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम की डेफिनेशन मिल गई कि व्हाट इज डाइजेस्टिव सिस्टम, तो इसे भी आप अंडरलाइन कर लीजिए। नाउ लेट अस नो व्हाट हैपेंस टू फूड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अब हम चलो पढ़ेंगे कि अलग अलग पार्ट में हमारी बॉडी के क्या क्या फूड के साथ होता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। ठीक है, द माउथ एंड द बगल कैविटी। तो अभी हमारा जो फूड होता है, सबसे पहले हमारी बगल कैविटी में आता है। जब आप अपने फूड को खाते हैं, तो आप उसे सबसे पहले माउथ में रखते हैं, तो सबसे पहला पार्ट जो होता है वो माउथ या फिर बगल कैविटी होता है। बगल कैविटी पूरा एक पार्ट होता है हमारे माउथ का। माउथ का आप ओनली छोटा सा माउथ कह देते हैं, जिसमें आप खाना रखते हैं, पानी पीते हैं। लेकिन बकल कैविटी एक पूरा पार्ट होता है माउथ का, जहां से हमारे दांत, हमारा अंदर नीचे का पार्ट, इसके टीथ के, ये सारा इंक्लूड होता है। चलिए, फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। तो ये जो फूड होता है, ये बॉडी में माउथ के थ्रू लिया जाता है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। जब हम किसी फूड को अपने माउथ में लेते हैं, माउथ में ले रहे हैं, इसका मतलब बॉडी में ले रहे हैं। जब हम अपने फूड को माउथ में रखते हैं, अपनी बॉडी में पहली बार लेते हैं, तो उसे हम इंजेक्शन के प्रोसेस कहते हैं। कौन सी प्रोसेस? इंजेक्शन के प्रोसेस कहते हैं। सो व्हाट इज इंजेक्शन? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी। क्या है इंजेक्शन? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेक्शन। इसे भी आप अंडरलाइन कर लीजिए। We chew the food with teeth and break it down mechanically into small pieces. हम फूड को च्यू करते हैं अपनी टीथ की हेल्प से, फिर उसे कुछ छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर लेते हैं मैकेनिकली अपने टीथ से। ठीक है, ईच टूथ इज रूटेड इनटू इन सेपरेट सॉकेट इन द गम। अब आपका हर जो टीथ होता है, वो अलग अलग सॉकेट्स में होता है आपकी गम्स में। ठीक है, our teeth vary in appearance and perform different functions. Accordingly, they are given different names. अब हमारा जो हर चीज होता है, उसके अपीयरेंस में कुछ हमको डिफरेंट होता है। मतलब कोई चीज आपका कैसे दिखता है और कोई चीज आपका कैसे दिखता है। ठीक है, और इन चीज में कुछ ना कुछ चेंज होता है, और हर चीज कोई ना कोई और फंक्शन अवेलेबल करता है, मतलब कोई ना कोई और फंक्शन को परफॉर्म करता है। ठीक है, इसी हिसाब से उन्हें अलग अलग नाम दिए जाते हैं। आपको फिगर 2.3 में उन सबके नाम दिए भी गए हैं। ये डायग्राम आपको बनाने के लिए आ सकता है, और बाकी आपके टीचर स्कूल में बताई देते हैं, तो इन्हें इसे भी आप एक बार देख लीजिए अच्छे से। और आपके पास देखिए, आपके पास इंसियर टीथ होते हैं, 4 टीथ होते हैं, कैनाइन आपके पास 2 टीथ होते हैं, प्रीमोलर आपके पास 8 टीथ होते हैं, और मोलर आपके पास कितने होते हैं? 6 टीथ होते हैं। नहीं, 6 नहीं होते, 12 होते हैं। और प्रीमोलर भी मैंने गलत बोल दिया, आपके पास 8 होते हैं। आपको जो मैंने अभी आपको बताया, ये आपके एक साइड होते हैं। कैनाइन अगर इस हिसाब से देखेंगे, तो हम आपके पास 4 होते हैं, और इंसिजर आपके पास 8 होते हैं। तो टोटल मिला के आपके पास 32 टीथ होते हैं। कितने टीथ होते हैं? 32 टीथ होते हैं। ठीक है, पहले हम इस केस स्टडी को पढ़ेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। ठीक है, तो आपने पढ़ा हो, आपने भी देखा होगा, आपके बचपन में भी 3-4 साल पहले, 5-6 साल पहले आपके बहुत टीथ टूटे होंगे। मिल्क टीथ होते हैं, मिल्क टीथ टूटते हैं, हमारे भी टूटे हैं, आपके भी टूटे हैं, और हर जनरेशन के टूटते हैं। तो डू यू रिमेम्बर अबाउट फॉलिंग ऑन ऑफ योर टीथ सम इयर्स अगो? तो आपको क्या याद है जब आपके टीथ टूटे थे कुछ ईयर्स पहले? द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ grows during infancy and they fall off at the age between 6 to 8 years. तो आपका जो फर्स्ट सेट ऑफ टीथ होता है, वो इन्फेंसी की एज में
ग्रो होता है और उसी एज में 6 to 8 years के एज में गिर जाते हैं वो वाली टीथ आपकी। दे आर टर्म्ड एज मिल्क टीथ। और इन टीथ को हम क्या कहते हैं? इन टीथ को हम मिल्क टीथ कहते हैं, क्योंकि ये स्टार्टिंग में तो ग्रो होते हैं, 6-7 महीने के बच्चे के ग्रो होते हैं और फिर 6 to 8 years के एज में टूट जाते हैं। ठीक है। द सेकंड सेट दैट रिप्लेसेस देम आर परमानेंट टीथ। और जो उन मिल्क टीथ के टूटने के बाद जो सेकंड सेट आता है टीथ का, वो जो उन्हें रिप्लेस करता है उन्हें हम परमानेंट टीथ कहते हैं। क्या कौन से टीथ कहते हैं? उन्हें हम परमानेंट टीथ कहते हैं। The permanent theme may last throughout life or fall off during old age or due to some dental disease। अब ये जो परमानेंट टीथ होते हैं, ये या तो हम पूरी लाइफ तक रहते हैं या फिर ओल्ड एज में टूट जाते हैं या फिर किसी डेंटल डिसीज की वजह से ही टूटते हैं, नॉर्मली नहीं टूटते। ठीक है। जैसे ये वाली टीथ तो आपके 7-8 सालों में टूटने लग जाते हैं, लेकिन ये टीथ ज्यादातर आपके पूरी लाइफ रहते हैं। ठीक है। अब है आपके पास अगला टॉपिक, एक्टिविटी 2.2। ठीक है। वॉश योर हैंड्स, लुक इनटू द मिरर एंड काउंट योर टीथ। अब आप अपने हैंड्स धो लीजिए और मिरर में देखिए और अपने टीथ को काउंट कीजिए। यूज योर इंडेक्स फिंगर टू फील द टीथ। अपनी टीथ को फील करने के लिए आप अपनी इंडेक्स फिंगर का यूज करिए। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टीथ कुड यू फाइंड? अब आपने कितने टीथ देख पाए आप? टेक ए पीस ऑफ एन एप्पल एंड और ब्रेड एंड ईट इट। अब एक एप्पल का पीस लीजिए और फिर या फिर ब्रेड का ले लीजिए और फिर उसे खाइए। विच टीथ डू यू यूज फॉर बिटिंग, कटिंग एंड विच वन फॉर पियर्सिंग एंड टीयरिंग? तो आपने कौन सा टीथ बिटिंग के लिए यूज किया और कौन सा टीथ कटिंग के लिए यूज किया और कौन सा टीथ आपने चबाने के लिए उसे यूज किया, उसे पूरी तरीके से चबाने के लिए यूज किया। ऑल्सो फाइंड दैट विच वन that are used for chewing and grinding। और आपको ये भी देखना है कि कौन सा फूड आपका, मतलब कौन सा टीथ आपका च्यूइंग और ग्राइंडिंग के लिए यूज हुआ। सो रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 2.2। फिर अपनी इन ऑब्जर्वेशंस को आप टेबल 2.2 में ऐड कर दीजिए। ठीक है। चलिए, ये आपका टेबल 2.2 है जो आपको इसमें से फिल करना है, जो इसने कहा कि आपको फिल करके फिल करना है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर माउथ हैज सैलिवरी ग्लैंड विच सेक्रेट सैलिवा। अब हमारे माउथ में क्या होते हैं? हमारे माउथ में सैलिवरी ग्लैंड होते हैं जो सैलिवा को एक्सक्रीट करते हैं। डू यू नो द एक्शन ऑफ सैलिवा ऑन फूड? क्या आप सैलिवा का एक्शन जानते हैं कि फूड पे क्या होता है? लेट अस फाइंड आउट। चलो अब देखते हैं कि सैलिवा का क्या काम होता है हमारे फूड पे। ठीक है। चलिए अब एक्टिविटी 2.3 हम पढ़ेंगे। ठीक है। ओके। आवर माउथ हैज सैलिवरी ग्लैंड्स व्हिच सेक्रेट सैलिवा। तो हमारे माउथ में सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं जो सैलिवा को सेक्रेट करते हैं। और अब हम पढ़ने वाले हैं कि सैलिवा का एक्शन क्या होता है हमारे फूड पे। सो एक्टिविटी 2.3, टेक टू टेस्ट ट्यूब्स, लेबल देम ए एंड बी। अब आपको दो टेस्ट ट्यूब लेने हैं। एक टेस्ट ट्यूब को आप ए मार्क करेंगे और दूसरे टेस्ट ट्यूब को आप बी मार्क करेंगे। इन टेस्ट ट्यूब ए पुट 1 टीस्पूनफुल ऑफ बॉइल्ड राइस। अब आपको क्या करना है? टेस्ट ट्यूब ए में एक टीस्पूनफुल मतलब एक बॉइल्ड राइस की स्पून तो भर के डाल देनी है, 1 चम्मच भर के। इन टेस्ट ट्यूब बी की 1 टीस्पूनफुल ऑफ बॉइल्ड राइस आफ्टर चूइंग फॉर 3 to 5 मिनट। फिर आपको क्या करना है? टेस्ट ट्यूब बी में उसी बॉइल्ड राइस की चम्मच डालनी है पूरी भर के, लेकिन अब आपको डायरेक्ट नहीं डालनी, पहले आपको उसे माउथ में च्यू करना है, चबाना है, उसके बाद उसे उस ट्यूब में डालना है। ठीक है। उसे खाना नहीं है, कहीं आप उसे खा रहे हो, पहले आपको उसे टेस्ट ट्यूब में डालना है। ठीक है। आफ्टर chewing इट फॉर 3 to 5 मिनट, 3 to 5 मिनट तक आपको उसे च्यू करना है। एड 3 to 4 ml ऑफ वाटर इन बोथ द टेस्ट ट्यूब। अब 3 से 4 ml वाटर आपको सारे टेस्ट ट्यूब में, तो दोनों टेस्ट ट्यूब में लगा देना है। ठीक है। 3 से 4 ml वाटर आपको दोनों टेस्ट ट्यूब में रख देना है। नाउ पॉर
नाउ pour 2-3 drops of iodine solution in each test tube and observe. अब आपको 2-3 ड्रॉप्स डालनी है आयोडीन सॉल्यूशन की दोनों टेस्ट ट्यूब में और ऑब्जर्व करना है. But is there a change in color in the test tubes? अब आप देखेंगे आपको कुछ चेंज मिलेगा कलर में. क्या मिलेगा? चेंज मिलेगा कलर में. ठीक है. डिस्कस द रिजल्ट्स विद योर क्लासमेट्स एंड योर टीचर. फिर वो जो रिजल्ट्स मिलेंगे आपको आप उन्हें अपनी क्लासमेट्स और टीचर के साथ डिस्कस करिए. द सेलिवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू शुगर. अब अगर आपने नोटिस किया तो आपने जैसे क्लास 6 में पढ़ा था, आपने टेस्ट पढ़ा था आयोडीन सॉल्यूशन का. जब आपको स्टार्च का टेस्ट करना होता है तो आप डिल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन का यूज करते हैं. अगर आप डिल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन थोड़े से वाटर में मिला के अगर आप किसी भी फूड में मिलाते हैं तो वो वायलेट कलर में चेंज हो जाता है. ठीक है. तो अब आपने क्या देखा. अब जब उसने च्यू वाले राइस जो उसने जिस टेस्ट ट्यूब में उसने च्यू राइस डाले थे उसमें तो आयोडीन सॉल्यूशन डालने से कोई कलर में असर नहीं पड़ा. लेकिन जिसमें उसने डायरेक्ट चावल को डाला था, डायरेक्ट राइस को डाला था, वर्ल्ड राइस को डाला था, उसमें चेंज था, उसके कलर में चेंज था. तो ऐसा क्यों? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो है जो आपका सैलिवरी ग्लैंड था जिसने सैलिवा सेक्रेट किया उसने आपकी स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर दिया. ठीक है. तो आपको यहाँ पे दिया भी है कि द सैलिवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू शुगर. जो आपका सैलिवा था उसने स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर दिया. ठीक है. चलिए. द टंग इज ए फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन अटैच्ड एट द बैक टू द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी. अब टंग क्या है आपकी? टंग एक फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन है. क्या है? एक फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन है जो आपके बैक ऑफ द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी, जो आपका बकल कैविटी का बैक वाला पार्ट होता है उससे कनेक्ट रहती है. ठीक है. इट इज फ्री एट द फ्रंट एंड कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शन. ये फ्रंट से तो फ्री होती है और सारे डायरेक्शन में मूव कर सकती है, लेकिन पीछे से ये ब्लॉक होती है, मतलब एक जगह से जुड़ी हुई होती है. ठीक है. डू यू नो द फंक्शन ऑफ द टंग? तो अब आपके टंग का फंक्शन जाते हैं. तो देखिए टंग का फंक्शन क्या क्या है. ये आपकी टंग के फंक्शन है तो ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं. व्हाट आर द फंक्शन ऑफ टंग? इन्हें भी नोट कर लीजिए. सो वी यूज टंग फॉर टंग टॉकिंग. आप टंग को क्यों यूज हम टंग को क्यों यूज करते हैं? हम बात करने के लिए टंग को यूज करते हैं. Besides, it mixes saliva with food during chewing and helps in swallowing food. ये जो हमारी टंग होती है सैलिवा मिक्स करने में मदद करती है. जो आपने अभी पढ़ा था सैलिवा जो स्टार्च को शुगर से कन्वर्ट कर देता है और फूड को भी सॉफ्ट करने में यूज होती है. ठीक है. वी ऑल्सो टेस्ट फूड विद आवर टंग. हम फूड को टेस्ट भी टंग की हेल्प से ही करते हैं. इट हैज टेस्ट बड दैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड. और इसके बाद टेस्ट बड्स होती हैं जो डिफरेंट टेस्टेस को हमें टेस्ट करने में हेल्प करती हैं फूड के. ठीक है. चलिए. we can find out we can find out the position of taste buds by the following activity. तो ये जो आपको एक्टिविटी 2.4 दी है इससे आप समझ भी पाएंगे कि टेस्ट बड्स की पोजीशन क्या होती है, कौन सी उससे हम शुगर कौन सी टेस्ट बड शुगर में हेल्प करती है, कौन सी टेस्ट बड हमें सॉल्ट टेस्ट करने में मदद करती है. ठीक है. चलिए पहले हम इस केस स्टडी को करेंगे उसके बाद एक्टिविटी 2.4 पे पहुंचेंगे. सो स्वीट्स एंड टूथ. अब क्या है हमारे पास? स्वीट्स एंड टूथ देखिए. नॉर्मली बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन आवर माउथ बट दे आर नॉट हार्मफुल. हमारे माउथ में ज्यादातर बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं और एक दो बैक्टीरिया नहीं होते. आपके माउथ में लाखों में बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. लेकिन वो हमारे हमें भी हार्म लेकिन वो हमारे लिए ज्यादा हार्मफुल नहीं होते. कुछ तो होते हैं हार्मफुल. जब आप ब्रश नहीं करते तो वो हार्मफुल बैक्टीरिया भी पैदा होने लग जाते हैं. लेकिन नॉर्मली जो होते हैं वो बैक्टीरिया हार्मफुल नहीं होते. ठीक है. However, if we do not clean our teeth and mouth after eating, many harmful bacteria also begin to live and grow in it. मैंने भी आपको सेम चीज बताई थी. अगर हम अपने टीथ को क्लीन नहीं करते, माउथ को क्लीन नहीं करते, ईट करने के बाद क्लीन नहीं करते, खाना खाने के बाद क्लीन नहीं करते, तो कई सारे हार्मफुल बैक्टीरिया हमारे माउथ में रहने लग जाते हैं और ग्रो करने लग जाते हैं. These bacteria break down the sugars present from the leftover food and release acids. अभी जो बैक्टीरिया होते हैं ये शुगर्स को ब्रेक डाउन करते हैं. किसे ब्रेक डाउन करते हैं? शुगर्स को ब्रेक डाउन करते हैं और फिर लेफ्ट ओवर फूड्स को खाते हैं. ठीक है. पहले तो शुगर को ब्रेक डाउन करेंगे
जो लेफ्ट ओवर फूड बचा हो, जैसे आपके माउथ में थोड़ा थोड़ा फूड लगा रह जाता है, सबसे पहले उसे तो शुगर में कन्वर्ट करेंगे और फिर एसिड्स को रिलीज करेंगे। ठीक है। सी चैप्टर 4 टू नो व्हाट एन एसिड इज। तो अभी आप चैप्टर 4 में भी पढ़ेंगे कि एसिड क्या होता है। सो द एसिड ग्रेजुअली डैमेज द टीथ। और ये जो एसिड सेक्रीट करते हैं, ये जो एसिड्स बनाते हैं, रिलीज करते हैं जिस एसिड को, वो हमारे टीथ के लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक ही होता है। सो दिस इज कॉल्ड टूथ डिके। तो जब हमारे पास ऐसी कंडीशन होती है, हमारे टीथ के आसपास जब वो एसिड रिलीज होने लग जाता है, तो इस कंडीशन को हम टूथ डिके कहते हैं। इफ इट इज नॉट ट्रीटेड इन टाइम, अगर इसे टाइम से ट्रीट नहीं किया गया, इट कॉजेज सीवर टूथ एक एंड इन एक्सट्रीम केसेस रिजल्ट इन टूथ लॉस। और अगर इसे टाइमली ट्रीट नहीं किया जाता, तो या तो ये टूथ हैक में रिजल्ट करती है, मतलब दांतों में दर्द, या फिर एक्सट्रीम केसेस में अगर बहुत ज्यादा परेशानी होता है, तो कई बार आपका टीथ भी टूट जाता है। ठीक है। चॉकलेट, स्वीट, सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड अदर शुगर प्रोडक्ट्स आर द मेजर कल्प्रिट्स ऑफ द टूथ डिके। अब ये जो आप चॉकलेट्स खाते हैं सबसे ज्यादा, आप मिठाइयाँ खाते हैं, आप सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं, जैसे कि आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, थम्स अप पीते हैं बहुत से बच्चे, कोई स्प्राइट पीता होगा, और कई सारे ऐसी शुगर प्रोडक्ट्स, ये सब मेजर कल्प्रिट्स होते हैं टूथ डिके के। क्या होते हैं? ये मेजर कल्प्रिट्स होते हैं, इन्हीं की वजह से सबसे ज्यादा टूथ डिके की प्रॉब्लम होती है। Therefore, one should clean the teeth with a brush और दातन। और इसलिए हर किसी को, हर बंदे को, हर किसी को अपनी टीथ को ब्रश या फिर दातन की मदद से साफ करना चाहिए, या फिर एक ही डेंटल फ्लॉस, या फिर किसी डेंटल फ्लॉस है, a special strong thread which is moved between two teeth to टेक आउट ट्रैप्ड फूड पार्टिकल्स। ये एक स्पेशल टाइप का थ्रेड होता है, डेंटल फ्लॉस डॉक्टर्स यूज करते हैं बेसिकली। ये टीथ के बीच में घुमाया जाता है गोल गोल, जिससे क्या होता है, जो ट्रैप्ड फूड पार्टिकल्स होते हैं आपके दांतों के बीच में, खाना अटका रह जाता है, ये उसे निकालने में हेल्प करता है धागे की मदद से। ठीक है। तो हमें दातन या फिर टीथ की मदद, सॉरी, ब्रश की मदद से और डेंटल फ्लॉस की मदद से हमें अपना माउथ साफ करते रहना चाहिए, एटलीस्ट ट्वाइस ही डे, एक दिन में 2 बार। ठीक है। एंड ड्राई एंड रिंस माउथ आफ्टर एवरी मील। और हर बार कुल्ला करना चाहिए, हर बार खाना खाने के बाद। Also, one should not put dirty fingers or any unwashed object in the mouth। और अब और किसी को डल्टी फिंगर्स या फिर गंदी उंगलियां या फिर अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट, कोई भी गंदा खाना अपने माउथ में डायरेक्ट नहीं डालना चाहिए। ठीक है। माउथ में ये रहे आपके, पहले आपकी टीथ की कंडीशन ऐसी थी, कितना अच्छा लग रहा था, फिर ऐसे बीच में खोखला हुआ, मतलब खाली हो गया स्पेस, फिर ऐसे फट टूटने लगा, फिर बिल्कुल खराब हो गया। और ये सबसे एक्सट्रीम कंडीशन होती है, इसमें दांतों में बहुत ज्यादा वाला दर्द होता है। ठीक है। अब हमारे पास अगली केस स्टडी। समटाइम्स व्हेन यू ईट इन ए हरी, टॉक और लाइफ व्हाइल ईटिंग, यू मे कफ गेट हिकअप्स और कुकिंग सेंसेशन। जब आप कभी कभी बहुत जल्दी जल्दी में खाना खा रहे होते हैं, या फिर खाते हैं समय बातें करते हैं, या फिर हंसते हैं, तो कभी कभी आपको खांसी उठने लग जाती है, हिकअप्स होने लग जाती है, या फिर चॉकिंग सेंसेशन हो जाती है, जैसे खाना अटक गया हो। ठीक है। तो दिस हैपेंस व्हेन फूड पार्टिकल्स एंड एंटर द विंड पाइप। आप इसे बेसिकली शायद वो भी कहते हैं कि धक्का लग गया, ऐसे करके कुछ लोग इसे। तो ये तब होता है जब फूड पार्टिकल्स विंड पाइप में एंटर कर जाते हैं। हमारे बिल्कुल जो विंड पाइप और खा फूड पाइप होता है, वो एक साथ जुड़े हुए होते हैं। ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बाउंड्री होती है, लेकिन बहुत पास पास होते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, जो हमारा फूड होता है वो विंड पाइप में एंटर कर जाता है बातें करते करते। सो द विंड पाइप कैरीज एयर फ्रॉम द नॉस्ट्रिल टू द लंग्स। विंड पाइप का काम होता है नॉस्ट्रिल से लंग्स तक एयर को लेके जाना। इट रन्स एट द टू द फूड पाइप। ये अलग अलग तरीके से फूड पाइप तक जा, ये बिल्कुल फूड पाइप से चिपका चिपका जाता है, बिल्कुल लगा हुआ, बट इनसाइड द थ्रोट एयर एंड फूड शेयर ए कॉमन पैसेज। लेकिन थ्रोट में ये कॉमन पैसेज शेयर करते हैं। देन हाउ इज फूड प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग द फूड पाइप। तो फूड कैसे बचता है फूड पाइप में, विंड पाइप में एंटर करने से? ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ शेलिंग ए फ्लैप लाइक बल्बे क्लोजेस द पैसेज ऑफ द विंड पाइप। तो जब ये फ्लैम लाइक बल्बे, एक बल्बे टाइप का वो होता है, जो जब हम खाना खाते हैं, तो विंड पाइप को वो क्लोज कर देता है। और जब हम खाना खा लेते हैं, जब हमारा खाना गले से निकल जाता है, तो विंड पाइप को खोल देता है। तो ये तब होता है जब हमारा, मतलब ये प्रिवेंट कैसे किया जाता है, क्योंकि वो तो एक साथ चल रहे हैं, तो ये तो बार बार एक कॉज हो जाएगा, बार बार ऐसे जाता रहेगा।
तो ये एक फ्लैप लाइक बल्ब होता है जो इस पैसेज को क्लोज करता है और ओपन करता है और हमारे फूड को गाइड करता है कि वो फूड पाइप में जाए। इफ बाय चांस फूड पार्टिकल्स एंटर द वाइड विंड पाइप वी फील चॉक्ड एंड गेट हिकअप्स और कफ। अगर वो कभी कभी फूड पार्टिकल्स विंड पाइप में एंटर कर जाता है तो हमें चौक फील होता है, कफ्स आती है और कफ जैसा फील होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको उतना ही करवाना चाहूंगा। अगली वीडियो में मैं आपको एक्टिविटी 2.4 करवाऊंगा। अगली वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर हमें डायरेक्टली चैनल पे जिससे भी उसे ले सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव ए नाइस डे। और ऐसी हमारी और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके सब्सक्राइब और लाइक से हमें इंस्पिरेशन मिलती है कि हम आप लोगों के लिए ऐसी और वीडियो बनाते रहें। Thank you.